नमस्कार बहनों और भाइयों। पिछले सप्ताह मैंने आपको 31 टॉपिक पर चर्चा हमने की थी और बताया था कि इन सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा एक एक दिन होगी आने वाले एक महीने में। लेकिन मैंने सोचा उसके अलावा जो भारत में ज़रूरत है विकास नीति में परिवर्तन की, इसके अंतर्गत मैंने 35 ऐसे विकासात्मक विषयों को चुना है और इन नीतियों का निर्धारण भारत सरकार करती है और विभिन्न सरकारों के द्वारा भी अपनी अपनी नीतियाँ बनाई जाती है। तो आज मैं केवल उन 35 बिंदुओं का उल्लेख कर दूंगा केवल, और प्रतिदिन एक एक बिंदु पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार उन नीतियों में परिवर्तन अत्यावश्यक है, अन्यथा हमें देश में प्रगति या उत्पादकता आने में बड़ी दिक्कत होने की संभावनाएं हैं। इस संदर्भ में जो पहली नीति है जिस पर हमें जोर देना चाहिए वह है युवाओं के लिए नीति, पॉलिसीज़ फॉर द यंग पीपुल। बड़ा आवश्यक है। एक ज़माना था जब हम युवाओं के लिए नीति बनाते थे, लेकिन वह नीति पुरानी पड़ गई है। अब ज़रूरत है उसे बदलाव की, क्योंकि आबादी बढ़ गई है और जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशिक्षण की जो तकनीक है उसमें भी हमें बदलाव की ज़रूरत है। जो कौशल विकास के कार्यक्रम है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। तो युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए क्या सब करना होगा, इस पर नीति निर्धारण परिवर्तन के साथ आवश्यक है। अगली नीति जिस पर चर्चा होगी एक दिन विस्तृत रूप से वह है वृद्धजन नीति। जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे वृद्ध नागरिक हैं, उनके लिए हम क्या सब नीति बनाएं, आवश्यक है। कारण यह है, एक ज़माना था जब वृद्धाओं के लिए नीति बनी थी, जब चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी, लोग 50 से लेकर 60-65 वर्ष की उम्र में ही स्वर्ग सिधार जाते थे। लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। चिकित्सा पद्धति में विकास हुआ है, उन्नति हुई है, और अभी जो हमारे वृद्धजन लोग हैं 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल तक भी जीवित रहते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन उनके रखरखाव के लिए, सेवा शुश्रूषा के लिए हमें अलग बल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जड़ा सेवा और जड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण की अत्यावश्यक रूप से हमें ज़रूरत महसूस हुई है। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उनके कल्याण के लिए जो हमारे पास नीति होगी उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली जो नीति होगी वह है महिलाओं के लिए नीति। एक ज़माना था जब औरतें घर में रहा करती थी, उनका काम केवल घर के कामों में ही, जैसे चूल्हा चौका है, खाना बनाना है, कपड़ा साफ करना है, बच्चों को तैयार करना है, यही था। लेकिन अब तो महिलाएं मर्दों के साथ मिल करके काम कर रही हैं, वो अब बेटर हाफ हो गई हैं। वैसी हालत में उनके विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए हमें एक इस प्रकार से सोचना होगा कि महिलाओं के नीति में हमें किस प्रकार आमूल परिवर्तन कर देखा जाए कि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके। अगली नीति पर जो चर्चा करूंगा किसी दिन वह है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारी पुरानी शिक्षा नीति अभी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि हमारी पुरानी शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। साइंटिस्ट तो बन रहे हैं 1000 में 1, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं 1000 में 2, लेकिन बाकी जो लोग हैं वह रोजगार के योग्य ही नहीं हैं। उनकी जो प्रशिक्षण नीति है वह दोषपूर्ण है, इसलिए उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि वो काम के लायक हो सकें। तो अनएम्प्लॉयबल हो गए हैं, बेरोजगार तो हैं ही,
रोजगार के लायक भी नहीं है, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें अगली नीति पर चर्चा करते हुए कहना है कि जो आवास नीति है, हाउसिंग पॉलिसी, वह कैसी हो। ज़्यादातर लोगों के पास मकान नहीं है, लोग किराए में रहते हैं। एक आदमी के पास 10 मकान हैं जो किराया लगाए हुए हैं। अच्छी बात है, लगाएं, वो कार्यालय के लिए लगाएं, लेकिन रहने के लिए सबको मकान ज़रूरत है। और वो कैसे होगा, देखना पड़ेगा कि मकानों की कीमत कम हो। लो कॉस्ट हाउसिंग, बहुत सारे ऐसे जो हमारे वास्तुकार हैं, हमारे जो अभियंता हैं, उन्होंने प्रयोग किया है किस प्रकार लो कॉस्ट हाउसिंग, कम कीमत में मकान कैसे बन सकता है, इस पर चर्चा हो और तब जा कर के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए नीति में परिवर्तन ज़रूरत है। अब रही बात, अगली पॉलिसी जो है वह है परिवहन की नीति, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। हम देख रहे हैं कि रोड हमारी चौड़ी नहीं है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रोड बनवा रहे हैं, अच्छी बात है। पहले भी बना था, वाजपेयी जी के समय बना था और शुरू से बनता आया है, लेकिन अभी प्रगति ज़्यादा हो रही है, यह एक शुभ लक्षण है। लेकिन ट्रांसपोर्ट नीति क्या हो, गाड़ियाँ किस प्रकार चलें और फिर रोड में ब्लॉकेज नहीं हो, रोड में लोगों को यातायात की सुविधा मिले और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, और फिर जो ट्रेन है या बाकी ट्रांसपोर्ट है उसमें इलेक्ट्रिक कार्स हैं या फिर उसमें हम बायोडीज़ल की बात करें। इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट नीति पर ज़रूरत है काम करने की। और फिर नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से भी हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उसे भी अपनाना पड़ेगा ताकि सारा मिल करके एक समेकित विकास हो और समेकित कार्यक्रम हो, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, तभी जा कर के आगे काम बन सकता है। उसी प्रकार हमें आगे देखना है कि हमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी की ज़रूरत है। जैसे आईटी नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी आईटी पॉलिसी आई है हर सरकारों के द्वारा, भारत सरकार ने ही बनाया है आईटी पॉलिसी। लेकिन अब देख रहे हैं कि आईटी के उन्नति के बाद, आईटी में जो प्रोग्रेस आया है, जो इनोवेशन आया है, जो अन्वेषण हुआ है, उसके बाद अब आगे क्या हो रहा है कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, साइबर लॉज को तंदुरुस्त करने की ज़रूरत है। इन सब बातों का समावेश होने के बाद ही लोगों को फ़ायदा होगा, नहीं तो मोबाइल और ये जो एटीएम कार्ड और सारा हैक हो रहा है और एक बहुत सारे बेईमान लोग जो इसी पेशा में लग गए हैं कि एटीएम के माध्यम से बैंकों से लाखों रुपए चुरा रहे हैं और फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड का भी इस तरह से हैकिंग हो रहा है। तो ये पॉलिसी बहुत ज़रूरत है। अब उसी प्रकार अब एक अगली पॉलिसी की ज़रूरत है, वह है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रोज़गार नीति। रोज़गार नीति कैसी हो, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए रोज़गार कहाँ से आवे, जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए रोज़गार कहाँ से आवे, तो फिर यह देखना पड़ेगा। और आगे देखते हुए हमें यह भी सोचना है कि इसके लिए जो कौशल विकास का कार्यक्रम है वो कैसा हो। साथ ही साथ यह भी देखना है कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए हम किस प्रकार कुछ कोऑपरेटिव के माध्यम से और फिर प्रशिक्षण के माध्यम से हम स्वनियोजन की बात भी करें, उस पर भी काम करना होगा। इसलिए रोज़गार सबके लिए चाहिए और सबके रोज़गार कैसे मिले, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगली पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो औद्योगिक नीति कैसी हो, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत होगी और हमें हरित उद्योग की बात करनी होगी। उद्योग तो खुल जाता है और बाद में उद्योग खुलने के बाद प्रदूषण ही बढ़ जाता है। हमें इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए। हमें चाहिए कि पर्यानुकूलित रोजगार कैसे सृजित हो, पर्यानुकूलित उद्योग कैसे खुले, इस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। इसलिए औद्योगिक नीति में हमें थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदेशों से आएँ, यहाँ करके अपना उद्योग लगाएं और कोई आते हैं तो उन्हें हम रेड कारपेट वेलकम दें और उन्हें मिलने की सुविधा हो। हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो उनके पास जाएं, न कि वो नीति निर्धारक के पास आएँ। इस प्रकार की पॉलिसी हमारी बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार हमें देखना है कि जो शहरी विकास नीति क्या होगी, अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी क्या होगी। हमारे स्लम बन रहे हैं,
अनऑथराइज कॉलोनियाँ बन रही हैं और सड़कें बड़ी पतली हो रही हैं, तो शहर में ये रहना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में लोग कहते हैं कि हमारे पास एक फार्म हाउस होता। फार्म हाउस अगर मान लीजिए कि 50 लाख लोग एक शहर में रह रहे हैं, मुश्किल से 10,000 लोगों के पास फार्म हाउस हो सकता है। लेकिन अगर हम फिर ग्रामीण विकास की बात करें तो शहरी विकास की अलग नीति होगी और ग्रामीण विकास की अलग नीति होगी। अगर हम फार्म हाउस से बड़े संतुष्ट हैं तो क्यों नहीं सोचें कि फार्म हाउस टाइप का तो गांव में हर का मकान होता है, हर एक मकान सुविधा उपयुक्त हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सोचना पड़ेगा। ग्रामीण विकास और शहरी विकास को मिलाकर चलना पड़ेगा। अगली हमारी जो नीति होगी एक दिन, वह इस प्रकार होगी कि किस प्रकार हम जो व्यसन है, जो हम दवा दारू ले रहे हैं, ड्रग एडिक्टिव हो गए हैं, उस पर कैसे छुटकारा हमें पाएँ। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर 50% जो युवा हैं वो इस गलत लत में पड़ गए हैं। एक ऐसा व्यसन है जिससे कि पूरी युवा शक्ति हमारी नष्ट होने वाली है। तो उसके लिए हमें डी एडिक्शन कैंप की बात करनी होगी, हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा, हमें उन्हें मार्गदर्शन देना पड़ेगा, इससे घाटा क्या हो रहा है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, रहने की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है, पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करनी पड़ेगी और तब जाकर के धीरे धीरे जो हमारे युवा हैं इस लत को छोड़ पाएंगे। तो इस सरकार को सजग होना जाना चाहिए। ये जो समय आएगा कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी केवल इसी ड्रग एडिक्शन के चलते, तो हमें इससे भी छुटकारा पाना है। अगली जो बात है नीति संबंधी, वह है पर्यावरण नीति। हम जानते हैं कि हम बड़े कष्ट में होने जा रहे हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं, उद्योग धंधे प्रदूषण फैला रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं है प्रदूषण मुक्त कराने की, और जब बड़े बड़े शहर प्रदूषण युक्त हो रहे हैं, मुक्त करने के लिए सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। वैसी हालत में हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम शुरू से ही पोल्यूशन एट सोर्स, जहाँ से प्रदूषण होता है वहीं पर जड़ से उसे समाप्त कर दें। इसके लिए हमें नीति बनाने की ज़रूरत है। विस्तार पूर्वक आगे चर्चा हो सकती है इस पर। हमें तट संबंधी नीति को भी देखना पड़ेगा। कोस्टल जोन, समुद्री तट है, नदी का तट है, उसके विकास की नीति कैसी होगी, इस पर काम करना होगा। बहुत से लोग जो समुद्र तट के आसपास रहते हैं उनके समग्र विकास के लिए हमें कुछ काम करना होगा, और समुद्रों के रखरखाव के लिए, स्वच्छता के लिए, और फिर वहाँ पर मछली पालन के लिए हमें आगे बढ़ के आगे आना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक दिन जल नीति के बारे में बात करनी है। हमें देखना पड़ेगा कि जल प्रबंधन की नीति क्या होगी। जिस प्रकार हम पानी का, जल का खनन कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर पानी को, जो भूजल है, उसे हम खनन करके हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। एक समय आएगा पानी नहीं रहेगा, हम लड़ाई करेंगे आपस में और गोलियां चलेंगी पानी के लिए। 1 लीटर पानी 100 रुपये में मिलेगा, तभी संभव है। इससे बचना, जब हम जल नीति बनाएं, जल संरक्षण करें, और जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो पानी बर्बाद हो जाता है, उसे ट्रीट करके उसको हम फिर से सिंचाई के लिए और दूसरे कामों में लाएं, तभी जाकर बात बन सकती है। अगली जो एक दिन नीति है, इस पर चर्चा होगी, वह है ऊर्जा नीति। बहुत आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है, मतलब ये कि जो हम थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पर हम कोयला या डीजल का इस्तेमाल करके हम बिजली बनाते हैं, एक सीमा है, एक दिन प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे और बिजली मिलेगी नहीं। उसके लिए हमें वैकल्पिक स्रोत खोजना है, नवीनीकृत ऊर्जा को उत्पादित करना है, जैसे सौर ऊर्जा है। कोई कमी नहीं है, भगवान सूर्य देव हमें मदद करने के लिए तत्पर हैं। और आप सोलर एनर्जी की तरफ देखें, उसी प्रकार जहाँ पर हवा तेज चलती है वहाँ विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, उस पर काम करें आप। उसी प्रकार पन बिजली है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पन बिजली का निर्माण हो रहा है, और ठीक से अगर काम किया जाए तो उस पन बिजली से पूरे भारतवर्ष में बिजली की खपत को पूरा किया जा सकता है। उसी प्रकार न्यूक्लियर एनर्जी की बात आ रही है, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, और सावधानी पूर्वक अगर उसका इस्तेमाल करें तो भी बड़ी अच्छी बात होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है, एक दिन हमको बात करनी है वेस्ट मैनेजमेंट पर, अपशिष्ट प्रबंधन।
जैसे जैसे रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है, अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है, गार्बेज बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है, कचरा हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। वैसी हालत में कचरा प्रबंधन की ज़रूरत है। कैसे इसका रीयूज़ हो, कैसे रिसाइकलिंग हो, कैसे आप कचरा से आप सोना उगलेंगे, इस पर अगले दिन एक दिन चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। उसके अलावा हमें एक दिन बात करनी है कि जो हमारी कृषि नीति है वह दोषपूर्ण है। हम कृषि नीति तो बनाते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते हैं कि इस कृषि नीति को हमारे किसान बंधु सहन कर पाएंगे कि नहीं। प्रतिपालनीय कृषि नीति होनी चाहिए, ताकि हम समझ बूझ के ऐसी नीति बनाएं। ऐसा नहीं हो कि हम किसानों को कहते हैं लोन ले लो, उसके बाद आत्महत्या कर लो, और आत्महत्या करने के बाद फिर अगर लाखों हजारों करोड़ रुपया जो लोन है उससे हम वेव कर देते हैं, उससे हम उनको छूट दे देते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसी नीति बने जिसमें कि उत्पादन ज़्यादा हो सके, जो उनका उत्पादन है उसको सरकार खरीद सके समय पर। ऐसा नहीं हो कि खरीद करके उसको फील्ड में छोड़ दे और फिर वो गेहूँ सड़ जाए। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आगे बात बन सकती है। अगली बात है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, औद्योगिक संबंध। हम फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि इस महामारी के बाद चाइना की जो हालत ख़राब होने वाली है, जितने बड़े बड़े उद्योग हैं और दुनिया भर के उद्योग वहाँ लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट है, सारे लोग भारत आना चाहते हैं। कब आएंगे? औद्योगिक नीति अच्छी होगी। हमें एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि उनको लगे कि हाँ साहब, एक अच्छे देश में हम आए हैं। ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कोई आदमी उनका खून चूस रहा हो। तो फिर जो श्रमिक हैं उन्हें भी मदद करनी है, और इतनी भी ज़्यादा मदद नहीं करनी है कि फैक्ट्री बंद हो जाए। तो एक मिडिल पाथ, भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, अपनाना पड़ेगा। उसी प्रकार एक दिन हमें बात करनी पड़ेगी जनसंख्या नीति की। जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अगर भारत की आबादी अगर 35 करोड़ होती जितना अमेरिका की आबादी है, अमेरिका का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो भारत से कई गुना बड़ा है, फिर भी उनकी आबादी 35 करोड़ है और हम 135 करोड़ हो गए। 100 करोड़ का जो इजाफा हुआ है, इनके प्रबंधन के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो गलती हो चुकी है, तो फिर यह जो हमारी आबादी है उसे कैसे प्रशिक्षित करें ताकि दुनिया में राज कर सकें यह नीति, और आगे आबादी न बढ़े उसके लिए क्या सब करना पड़ेगा, कैसी संचार व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैसे लोगों को प्रबोधित करना पड़ेगा, इस पर एक दिन विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। अगली चर्चा है वह है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो आप देखते हैं कि पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो हमारा कार्यान्वयन की नीति है वह दोषपूर्ण है, काम नहीं हो रहा है, उत्पादकता घट गई है। तो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर ध्यान देना पड़ेगा, और इस पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि जो गांव के लोग हैं वह सुखी संपन्न रह सकें और उन्हें लगे कि यह जो सेवा है उनके लिए हो रहा है। अभी हो क्या रहा है कि मान लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टेट गवर्नमेंट में 50,000 स्टाफ है। मैं नहीं समझता हूँ किसी गांव में वो जाते भी होंगे। मेरे गांव के अगल बगल जो 100 गांव हैं, मैंने पूछा, सर्वेक्षण कराया कि क्या कोई कृषि विभाग का आदमी कभी आया था, तो नहीं आया था। आखिर उन्हें क्यों रखा गया है? वो केवल अंदाज पर कह देंगे कि इतना करोड़ टन तिलहन होगा और दलहन होगा, इसके लिए वो नहीं है। उनका काम है कि गांव गांव में जाना, घरों घरों में जाना, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित किया गया है किस प्रकार नए तरह के बीज या नए नए तरह के कृषि के तकनीक में जो परिवर्तन आया उसे उन्हें बताने की ज़रूरत है, या करना पड़ेगा, तभी जा कर के आगे बात बन सकती है। अगली बात आती है इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की, आर्थिक सूझबूझ की। अभी देखा जा रहा है कि आर्थिक सूझबूझ की कमी आ गई है लोगों में भी, सरकारों में भी, इसीलिए हमारे पास ये आर्थिक दिक्कत आने वाली है। इसके लिए हमें बैठकर बात करनी पड़ेगी कि ऐसी ऐसी नीतियाँ बने जिससे कि लोगों को लगे कि ये नीति हमारी नीति है, सरकार हमारी है और आप हमारे हैं, सरकार हमारी है। उसके लिए हमें बैठ के बात करनी होगी कि नीति ऐसी बने जो लोगों को ज़्यादा मदद कर सके, उन्हें लगे कि हमारे लिए नीति है ये, उनका किस तरह से दोहन नहीं होना चाहिए, तब जा कर के आगे बात बन सकती है।
इसी से मिलता जुलता है टैक्स रिफॉर्म्स, जो कर नीति है, कर सुधार कैसे होगा। अभी कर के लिए अगर नोटिस आता है तो लोग डर जाते हैं, चाहते हैं कुछ पैसा ले दे करके कम से कम कर देना पड़े। नहीं, ये गलत बात है। हमें उस दिन का इंतज़ार होगा जब कर देने वालों की लाइनें लगेगी, लाखों आदमी की लाइन लगी है साहब, परेशान है। फिर हम बताएंगे कि यह भीड़ इसलिए लग रही है कि कर नीति में सुधार हुआ है, उसकी दर घटाई गई है, तो ऑनलाइन लोग जमा करेंगे। लेकिन जब तक सुधार नहीं होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इफेक्टिव कर नीति बने, एक ऐसी कर नीति बने जो जनता के फ़ायदे के लिए हो, तो पहले से जितना राजस्व इकट्ठा किया जाता है 10 गुना भी ज़्यादा कर इकट्ठा हो सकता है। तो हमें उस दिन का इंतज़ार होना चाहिए, हर हालत में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है हमारे पास जो डेट मैनेजमेंट की, जो कर हम जब कर्ज लेते हैं दूसरे देशों से या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, उसके देनदारी के लिए, उसके रख रखाव के लिए, और जो कर्ज लेते हैं उसका हम किस प्रकार खर्च कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली चर्चा है ग्लोबल ट्रेडिंग की। अभी बात आई है कि ये जो पैंडेमिक डिजीज़ है, ये जो महामारी है, इसके लिए हमें आगे सोचना पड़ेगा किस प्रकार जो विदेश के हम उद्योगपति हैं उनकी भूमिका क्या होगी, और उन्हें यहाँ आने के लिए क्या सब कुछ करना पड़ेगा, और एक जो वैश्विक जो हमारा व्यापार है उसमें कैसे हमारी वृद्धि होगी, इस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें एक दिन बात करनी है मानव अधिकार की। मानव अधिकारों की बात ज़रूरत है। मानव अधिकार और जो कर्तव्य शिक्षण, दोनों ज़रूरत है एक साथ। महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव अधिकार का कोई महत्व नहीं है अगर आप मानव कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। अपना कर्तव्य निभाए और तब मानव अधिकार ही मांगें। तो हमें दोनों के बीच तारतम्य लाने की ज़रूरत होगी। और बहुत सारे क्षेत्र, जैसे मान लिया आतंकवाद हो रहा है, तो आतंकी हैं वो भी मानव अधिकार चाहते हैं, उन्हें मानव अधिकार नहीं मिल सकता है क्योंकि वो भटके हुए लोग हैं। तो हमें यह भी देखना है कि सरकार को एक ऐसी नीति बनाए कि मानव अधिकार के बारे में लोगों को पूर्ण ज्ञान हो और आगे कोई दिक्कत ना हो। अगली नीति जो है वह है विश्व शांति की, विश्व सुरक्षा की, या आंतरिक सुरक्षा की, आंतरिक शांति की। इस पर हमें बात करनी होगी। आतंकवाद बढ़ रहा है, पड़ोसी देश हम पर हमला करते रहते हैं, किस प्रकार हम उससे बचें, कैसे हमारे युवाओं जिनको खरीदा जाता है उनसे हम बच सकते हैं, उनको रोज़गार दे सकते हैं, उनकी मनोवृत्ति को हम शुद्ध कर सकते हैं। ये सब बातें हैं। अब अगली बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। संवैधानिक जो सुधार है, जब भी चाहें हम अपने मन से पॉलिटिकल पार्टी अपने विम के लिए, वोट के लिए कोई संवैधानिक परिवर्तन कर देती है, वो ठीक बात नहीं है। हर पार्टी जो भी रूल की है, जिनका शासन रहा है, उन्होंने किया है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। करने के बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है और उसमें हमें फिर जो हमारा उचित रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है, परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगली चर्चा जो एक दिन करनी है, सरकार को भी चाहिए कि उसके नीति बनाए, वो है हरित तकनीक, ग्रीन टेक्नोलॉजी की। और इस संदर्भ में हमें देखना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए या कुछ बड़े बड़े जो उद्योग हैं उसमें जो हमें क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और अगर टेक्नोलॉजी बहुत महंगी पड़ रही है तो जो अभी जो उनकी वर्तमान में तकनीक है उसी में सुधार कैसे लाएंगे, उसे हम कहते हैं क्लीनिंग अप टेक्नोलॉजी। तो क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीनिंग अप टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, तीनों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे एक दिन, और तभी जा कर के आगे हमारे पास बात बन सकती है। हमें यह भी देखना है कि किस प्रकार हमें जो प्रतिरक्षा नीति हमें बनानी पड़ेगी, जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है उस पर हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। किस प्रकार अन्य देशों की तरह हम भी उतने सशक्त हो जाएं कि बाकी पड़ोसी देश हमसे डरने लगें, हम लोगों को प्रशिक्षण भी दें उस प्रकार, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, वो भी हमारे पास लेटेस्ट हों। इस पर सरकार काम कर रही है और भी काम करने की ज़रूरत है। और फिर जिस प्रकार अमेरिका में और बहुत सारे देशों में दिखाया जाता है कि जो युवा हैं उन्हें इंटर्नशिप दी जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने भी सोचा है। और मैं समझता हूँ कि
करोड़ों ऐसे युवा हैं जो लोग जाना चाहेंगे और जाने के बाद जब वो लौटेंगे तो एक अनुशासित युवक होंगे। इससे दो फायदा होगा, विन विन सिचुएशन होगा। जो वहाँ काम करना चाहेंगे कर सकते हैं, जो लौटना चाहेंगे वो भी एक बहुत अच्छे नागरिक के रूप में अपना योगदान कर सकते हैं। अगली बात है इंसर्जेंसी की। इंसर्जेंसी को घटाने के लिए, जो आतंकवाद है घटाने के लिए हमें क्या नीति लाने पड़ेगी। आतंकवाद का बेरोजगारी से भी कोई संबंध अगर है उसे भी खोज निकालना पड़ेगा, और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आतंकवाद की जो फंडिंग होती है, टेररिस्ट फंडिंग होती है, उसको कैसे रोका जाएगा। जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है या वीमेंस ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, सब पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और तभी जा कर के आगे हमारी बात बन सकती है। फिर जो अगली नीति होनी चाहिए वह है गरीबी उन्मूलन के लिए। गरीबी उन्मूलन अत्यावश्यक है और इस पर पहले भी काम हुआ है, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमें इस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी ताकि वे लोग आत्मनिर्भर हो सकें। कैसे होगा, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। नीति में परिवर्तन की ज़रूरत है, यह तो पक्की बात है। अब अगली जो चर्चा है वह होगी एक दिन साक्षरता पर, कि निरक्षरता उन्मूलन कैसे हो, हर एक आदमी साक्षर हो जाए। और साक्षरता ही आवश्यक केवल नहीं है, अगर कोई साक्षर हो गया तो उत्तर साक्षरता क्या है, पोस्ट लिटरेसी। मतलब साक्षर होने के बाद अगला कदम क्या है, वह फंक्शनल लिटरेसी। उन्हें किसी न किसी ट्रेड में, किसी टेक्नोलॉजी में उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, चाहे वो कारपेंट्री हो या इलेक्ट्रीशियन हो या फिर कोई भी काम हो, या फिर मैसन हो, या राजगीर बनना पड़े उनको, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, पेंटिंग हो, खेती बाड़ी हो, किसी प्रकार से उन्हें इतनी मोटर ड्राइविंग हो, इस प्रकार ट्रेन करना पड़ेगा कि वो आत्मनिर्भर हो सके। चाहे अब मोबाइल रिपेयरिंग हो, टेलीविज़न रिपेयरिंग हो, इस तरह के 2100 उद्योगों का, 2100 जो वोकेशंस हैं, 2100 जो वृत्तियां हैं, उसकी सूची हमने बना ली है और मैं सरकार को भी दे चुका हूं और बार बार देना चाहूँगा। तभी सरकार जगेगी और तभी जाकर के लोगों का कल्याण होगा। अंतिम नीति जो होगी वह है संस्था निर्माण की नीति। संस्थाएं जो बनाई जाती हैं भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकारों के द्वारा, या कोई सामाजिक संस्थाएं बनती हैं लोगों के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा या कि कोई समूह के द्वारा, उन सबों को कैसे सुदृढ़ किया जाए, तंदुरुस्त किया जाए, इस पर ज़रूरत है। कोई हॉस्पिटल बना और वो फेल कर गया 10 साल में, फिर देखते हैं कोई रोगी नहीं आ रहा है, उसमें कोई गाय भैंस बैठी हुई है। उसी प्रकार कोई कॉलेज बना, उस कॉलेज में लड़के नहीं आ रहे हैं, टीचर ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, उनको सैलरी दी जा रही है। उसी प्रकार कोई उद्योग खुला, बंद हो गया। भारत में 70% जो चीनी मिल है वो बंद है। क्यों बंद है भाई? जबकि कृषि उत्पादन तो हो रहा है, काम होना चाहिए, उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ बिजली भी निकाला जाना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। तो संस्थाएं बनती हैं, संस्थाएं बिगड़ती हैं। सोचना पड़ेगा कि संस्थाएं बनाई क्यों जाती हैं। संस्थाएं बनती हैं, लोग उपक्रम हैं, वो क्यों फेल कर रही हैं। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री पास कर जाएगी तो लोग उपक्रम फेल क्यों करेगी। निजी उद्योग आगे बढ़ेगा तो यही बढ़ सकता है। बात है कि सिद्धांत की। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे जो बैठे हुए हैं वो प्राइवेट सेक्टर में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यहाँ कोई मालिक नाम में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जो लोग सबसे ऊंचे पदों पर है उन्हें जिम्मेवारी लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो बंद हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा चल सकता है। इसलिए हमें संस्था निर्माण के बारे में बात करनी होगी। संस्थाएं बनती क्यों हैं, बिगड़ती क्यों हैं, संस्थाएं रुग्ण क्यों होती हैं। संस्थाएं अगर रुग्ण होती हैं तो रुग्णता निवारण के लिए क्या कुछ करना पड़ती है, और उसके अलावा संस्थाएं स्टैग्नेट क्यों हो जाती हैं, संस्थाएं माड़ी क्यों हो जाती हैं, संस्थाएं मर क्यों हो जाती हैं, संस्था निर्माताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। ये 35 बिंदु हैं जिस पर हमने बताया संक्षेप में कि ये सब ऐसी पॉलिसीज़ हैं इस पर सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि तृतीय सहस्राब्दी में हम विश्व में सबसे ज़्यादा समृद्ध, सबसे बड़ा देश बन सकें, भारतवर्ष को बना सकें, उसके लिए इन नीतियों में परिवर्तन की ज़रूरत है। इस प्रकार की
इस प्रकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है मैं केंद्र सरकार को कई बार जमा कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने वाजपेयी जी को दिया था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी को दिया था, उसके बाद जब मोदी जी बने तो उनके बनने के कल होकर के ही मैंने उनको ईमेल कर दिया, भिजवा दिया, जिसमें हमने ये कहा भी था विशेषकर कि हमें उस दिन का इंतज़ार होगा जब हमारे भारतवर्ष में रोजगार सृजक ज़्यादा होंगे रोजगार याचक की तुलना में। तो लोगों ने कहा कि तब फिर रोजगार याचक कौन बनेगा अगर सभी रोजगार सृजक बन गया। तो हमने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, अगल बगल के जो अफ़गानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जितने ये देश हैं वहाँ के लोग आके यहाँ रोजगार याचक बनेंगे। हम चाइना के लोगों को भी यहाँ पर बुलाएंगे और रोजगार याचक बनेंगे, लेकिन हम बनेंगे रोजगार सृजक। यह एक हाइपोथेटिकल बात है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार याचक बने ताकि देश समृद्ध बन सके और आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार हमने यह भी मोदी जी को लिखा था, माननीय मोदी जी को, कि हमें कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें उस दिन का इंतजार होगा जब कचरों की होगी चोरी और कचरों की होगी तस्करी। मैं कहूँगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और फिर हमारे जो प्रतिरक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, तीनों साथ बैठ जाए और कहें भाई सोने की तस्करी बंद करो, कचरों की तस्करी को चालू रखो। क्यों चालू रखो भाई? इसलिए कि भारत के लोग अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो मजबूरी में पड़ोसी देशों को हम कचरा प्रबंधन की तकनीक सिखा देंगे। जो हमारा दल है वो सिखाएगा ताकि कचरा सोना उगल सके। सवाल उठता है कि भारत के लोग कचरा है सोना उगलवाएंगे कि पड़ोसी देश उगलवाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारत के युवाओं को इसको सीखना चाहिए, सरकार को सिखाना चाहिए, तभी जा कर के हमें उस दिन का इंतज़ार होना पड़ेगा जब कचरों से हम सोना उगलेंगे और हम वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से, वर्मी कल्चर के माध्यम से या फिर रिसाइकलिंग के माध्यम से हम कचरों से फिर हम बिजली उत्पादन करेंगे या हम फिर जैविक खाद बनाएंगे और फिर जैविक कृषि की बात भी हम कर सकेंगे और फिर भारत एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसका उत्तरोत्तर विकास हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा है इन बातों को आप पसंद करेंगे और इस पर जो विस्तृत चर्चा होगी उस समय भी आपको हमारे वक्तव्यों का इंतज़ार होगा। धन्यवाद। जय हिंद।